नमल बाय निमरा अहमद। 7 साल पहले इशरत रफ्ता को आवाज़ दिया करती हैं हर नए लम्हे की दहलीज पर जाकर यादें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में मखसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहट में अंदर कागज़ पर कलम घसीटने की आवाज़ बदगम हो रही थी। तमाम तलबा गौर से सुनने या सुनने की अदाकारी करते लेक्चर्स की तरफ मुतवज्जा थे। जो लेक्चर का अख्ताम करते हुए हस्ब आदत कह रही थी, मेरा ख्याल है मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सौ की समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो चंद एक की समझ में नहीं भी आई होगी। इसलिए वो चंद एक अभी या इम्तिहानात से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो अपने रिजल्ट की ख़राबी की तमाम जिम्मेदारी सिर्फ आपके कांधों पर होगी। राइट? नरमी से मुस्कुराकर कहती जुमर यूसुफ की आंखें पूरी क्लास पर मरकूज थीं, और इस नरमी में भी रोब पिन्हा था। आधे कैचर में बंधे घुंघरियाले बाल, शफाफ चिर्त नाक में सोने की बाली की तरह नथ, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द एक दो झुर्रियाँ भी नहीं पड़ी थीं। चंद एक तलबा और तलबात ने हाथ बुलंद किए। कन्फ्यूजन क्लियर की वो तहम्मुल से जवाब देती रही, और ऐसा करते हुए उसकी निगाह हॉल के एक एक चेहरे से गुजरती उस अजनबी शनासा के चेहरे पर ठहर सी गई। लबों पर मुबहिम सी मुस्कुराहट वाला वो शख्स इस इवनिंग क्लास में 4 रोज से आ रहा था, और हर दफ़ा उसे देख कर लाशऊर में कोई एहसास जागुज़ी होता, जैसे वो उसे कहीं देख चुकी है, मगर शऊर इस चेहरे को कोई नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था। सो वो नज़रअंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट ये के बाद दिगरे उठ कर जाने लगे। दुमन ने मेज़ से अपनी चीज़ें समेटी, उनको तरतीब से बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा, नफासत से फाइल और किताबें जोड़ी, बैग कांधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सर झुकाकर बैग की जिप बंद करते हुए बोली। मेज की चमकती सतह में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। लंबा चौड़ा, काफ़ी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की आंखें और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूं आपकी मदद? उसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का अंसर गालिब था। जुमर ने सर उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर इधर आया हूँ। उंगली से कान की लौ मसलता वो इधर उधर देखता कह रहा था। उसका अंदाज गुस्सा नहीं दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद इसके सर पर लग जाती। तो 4 दिन से आप मुझे देखकर ज़रा हाथ से इशारा किया, ज़रा कंफ्यूज्ड हैं, यू नो फीलिंग। दमन ने बमुश्किल ताज्जुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं, अगर हम पहले मिल चुके हैं। अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा। शायद कई साल पहले, अब तो याद भी नहीं। फिर ज़रा सा शाने उचकाए। दुमर भवें सुकेड़े उसको देखती रही तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं फारिस हूँ, फारिस गाजी, सादी का मामू। दुमर के भींचे अबरू ढीले पड़े, लब ओह में सुकड़े, चेहरे पर पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओह, आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना, मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी। मगर आपको कैसे पता चला मैं सादी की? सिंपल, उसने कांधे झटके। सादी ने बताया था कि आप शाम में इधर पढ़ाती हैं और सुबह सऊद राना के चैम्बर में होती हैं। ओह, मगर इसने मुझे नहीं बताया। मेरा मतलब है आप सादी के वही मामू हैं ना जो? वो गड़बड़ा कर रह गई। जी, वही जो सुतेला है। फिर वो ज़रा सा मुस्कुराया। जुमर के रुखसार गुलाबी हुए। नहीं, मेरा मतलब था वो जो IB में होते हैं, कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नैब वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी, मैं कई साल से उधर था, इसी हफ्ते आया हूँ। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। राहदारी में एक सतून के साथ खड़े होकर जुमर ने उसकी तरफ रुख करते हुए पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी, हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वासूसी करने आए हैं?
इस बात पर फारस हंसा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूसों का डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं यूं हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं। हाँ, इधर पढ़ने आया हूँ मैं। वो गर्दन जरा झुकाकर आदतन नाखून से कान की लौ रगड़ता कह रहा था। शायद साथ ही में वो च्युइंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए ही तो पढ़ रहा हूँ। पहले ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रहती है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर रुक कर जुमर का चेहरा ज़रा जांचा। क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफों की आदत है शायद। जुमर ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। बुरे वक्तों में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था उनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, शादी के सुतेले, सॉरी छोटे मामू, आपकी अम्मी तो काफ़ी वेल ऑफ सी थी। मुझे बाकी आपकी फैमिली ट्री बिल्कुल याद नहीं। ये भी नुसरत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था। जी, औरंगजेब कारदार मेरे सगे मामू हैं। वो वेल ऑफ हैं, मेरी अम्मी नहीं। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सिवाय नसीहतों के। फिर से बेनियाजी से शाने उचकाकर हंसा। तुमर भी साथ ही हंसी। फिर उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ओके फारस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत चाह रही थी, मगर इससे पहले वो पलटी। फारस ने उजरत में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? जुमर जाते जाते वापस हुई, नासमझी से अब्रू उठाए। सॉरी, कौन हाशिम? ओह, क्या नुसरत आपा ने नहीं बताया? मेरा कज़न हाशिम, उसकी अगले हफ्ते शादी है। उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया है, आप समेत। जुमर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कांधे उचका दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कज़न को, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारस ने सर हिलाकर गोया जाने की इजाज़त दे दी। वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारस वहाँ खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो राहदारी के दूसरे सिरे पर गुम न हो गई। फिर एकदम चौंका और खफीफ सा होकर सर झटका। वो खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी? शादी की फुप्पो थी इसलिए शायद। वो खुद को मुतमईन करके गैर मुतमईन करता वहाँ से पलट गया। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फ़कार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज़ और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे के एक किनारे पर बैठी जुमर दूसरे सिरे पर मौजूद नुसरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है। मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती। बहुत मुश्किल हुई होगी उसे तो। हाँ, इसकी अचानक ही पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला। वहीं अपने औरंगजेब मामू की इनेक्सी में रहता है। वो इसकी माँ के हिस्से में थी ना, आप जिक्र कर देती। और तुम तो इधर आओ ज़रा, मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं इसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खफकी से पुकारा। वो सेब खा रहा था। खाते खाते कांधे ज़रा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पर आ बैठा। सॉरी, मैं भूल गया। और हाँ, उसने किसी कज़न की शादी का भी जिक्र किया था। जुमर ने याद करते हुए नुसरत को देखा। उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पर दांत गांठते रुक कर पूछा। फारस के मामू का बड़ा बेटा है, तुम लोग नहीं जानते। मैंने भी अरसा पहले देखा था। असल में जुमर, फारस इधर होता जो नहीं था तो इससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है। खैर, अब वो आ गया है तो उसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुसरत बात करते करते मुसलसल 6 साल सीम के हाथ पकड़ पकड़ कर इसको मेज़ की चीज़ें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। बस इस पे नज़र रखो, मैं ज़रा रोटी उतार लूँ। खाना खा कर जाना जुमर। सादी और उसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी तो जुमर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ओहो, अम्मी मुंतज़िर होंगी, देर हो जाएगी। वैसे पका क्या है?
मटर कीमा। नुदरत फिर मुस्कुराई और सादी भी। अब पड़ गई ना पुप्पो सोच में। सोचने वाली बात ही नहीं है। मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खाना नहीं खा सकती, मगर पैक तो करा सकती हूँ। नुदरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो सादी की तरफ वो मुतवज्जा हुई। स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया, मगर इस हफ्ते होना है। फिर ज़रा मायूस हुआ। मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ, मगर मुझे यकीन है तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका। अच्छा, आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है, रियाजी का सवाल नहीं जो इसकी कोई लॉजिक भी हो, बस है तो है। उसने ज़रा सा कंधे उचकाए। चले सब नाम लिखवा ले, हम पार्टी करते हैं। अंदर से 13 साला हुनैन बोलती हुई आई। इसके माथे पर कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मा था और लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट जो सिर्फ जुमर को देखकर आती थी। जुमर भी उसे देखकर मुस्कुराई। हुनैन ने एक फहरिस्त सामने रखी और हाथ में पकड़े पेन बड़ी ही समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे। मैं दही भल्ले लाऊंगी और सेम, तुम बर्गर लाओगे। तहक्कुम से सेम से कहा। वो जल्दी जल्दी सर अस्पात में हिलाने लगा। सेम की चीज़ हमेशा अम्मी ही लाती थीं। और पुप्पो आप? रमर को देखकर पूछते इसकी आंखों में वही शर्मगी मुस्कान फिर से झिलमिलाने लगी। मैं लजानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? हुनैन ने जोर से आवाज़ दी। किचन से वापस आवाज़ आई, मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। अब सबने सवालिया नज़रों से सादी को देखा तो वो एक गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हुनैन ने भवें नाराज़गी से भींची। फौरन पुप्पो को पुकारा। पुप्पो, भाई को कहें ये समोसे लाएंगे। इतना कुछ तो है, पहले तुम वो तो खा लो कट्टो। कोई बहाना नहीं सादी, तुम समोसे लाओगे। जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे तनबीह की। वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर सर झटक कर रह गया। हुनैन के नाराज तासुरात नॉर्मल हुए। उसने बड़ी जोश से सादी का नाम लिस्ट में लिख लिया, फिर बारी बारी सबसे साइन कराए। तब ही अम्मी ने पुकारा तो वो फुप्पो का बॉक्स लेने किचन में भागी। जुमर ने पानी मांगा तो सादी भी पीछे ही गया। जुमर ने परस से सन ग्लासेस निकाले और आहिस्ता से सोफे के नीचे कार्पेट पर रख दिए, फिर सीधी होकर बैठ गई। नुदरत डब्बा ले आई तो वो सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। हुनैन फौरन वापस आकर लाउंज की खिड़की का पर्दा हटाकर देखने लगी। जुमर और सादी कार के पास खड़े थे। जुमर अंदर बैठने लगी, फिर किसी एहसास के तहत बैग खोला, इधर उधर देखा। हुनैन चौंकी, फिर फौरन सोफे तक आई, चीज़ें इधर उधर की, ऊपर नीचे देखा। गिलासेस नीचे गिरे पड़े थे। ओह पुप्पो फिर कुछ भूल गई, फातहाना खुशी से कहती वो ऐनक उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। जुमर वापस आ रही थी। उधर उसने दरवाज़ा खोला, इधर हुनैन ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ गिलासेस वाला हाथ बढ़ाया। मैं शायद अपने ओह, जुमर का सवाल मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि हुनैन को देखकर लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने ऐनक पकड़ी और होले से हिना के गाल थपथपाए। मेरी ज़िंदगी में होने के लिए शुक्रिया हिना। अब के वो गई तो हुनैन वापस सोफे पर आ बैठी। उसे दोबारा खिड़की में नहीं खड़े होना था क्योंकि जुमर भूल सिर्फ एक दफ़ा करती थी। हुनैन अब से उम्मीद सिर्फ एक ही दफ़ा लगाती थी। उसने मेज़ से लिस्ट उठाई तो फौरन उसे मुस्कुराहट उड़न छू हुई। वहाँ सादी के नाम के आगे लिखे समोसे काट कर बर्तन लिखा था और भाई खुद गायब था। हुनैन ने गुस्से से चिल्लाने के लिए मुंह खोला, मगर फिर खुद ही हंस पड़ी और बर्तन को दोबारा समोसे करके लाउंज के कोने में रखी कंप्यूटर टेबल पर आ गई। उधर इसने कंप्यूटर ऑन किया, इधर सीम वाली साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। वो गेम खेलेगी तो वो देखेगा, यही दस्तूर था और यही मामूल था। डाइनिंग टेबल पर करेले गोश्त के करीब मटर कीमा भी एक छोटे से डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम इसमें से चम्मच से सालन निकालती कह रही थी, मिर्चें नुदरत हमेशा तेज डालती है। अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो, मगर ना जी। सरबराही कुर्सी पे बुर्जुमान बड़े अब्बा रोटी का निवाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बैठी जुमर पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना इसको कि हम दोनों बूढ़े हैं, बूढ़ों ने भी खाना खाना है। मिर्चें हमें कितना नुकसान करेंगी। अब की बार यूसुफ खान ने खफकी से इसको देखा।
बूढ़ों की फहरिस्त आप तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी इसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। दुमर ने मुस्कुराते हुए मुंह में मौजूद लुक़्मा चबाया और फिर इनको मुतवज्जा किया। पता है आज मेरी क्लास में कौन आ रहा है? कहकर उसने दूसरा लक़्मा मुंह में रखा और लब बंद किए बहुत नफासत से उसे चबाती रही। वो दोनों इसको देखते रहे। जब निकल चुकी तो बोली, फारस काजी, नुसरत भाभी का सुतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई, फिर मशकूक, तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ जुमर, उसने मुझे बताया था कि LLB कर रहा है, इससे इसकी तरक्की के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये लड़के भी ना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेस में जाते हैं और फिर वहाँ पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या नुसरत ने जिक्र किया था पहले? उनको नज़रअंदाज किए फरहाना तेज़ी से बोली, किया होता तो मैं तबादले में उसकी मदद ही करवा देती। वो सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे अपनी प्लेट में निकाल रही थी। अब तुम ज़्यादा अच्छी ना बनना कि इसके सुतीले भाई को फेवर देने लग जाओ। जमन ने गिलास से घूंट भरा, गीले लब नैपकिन से थपथपाए और सर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज़ अभी से क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस लेने का एक माकूल मुआवजा देती है और इस मुआवजे को हलाल करने के लिए ज़रूरी है मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने मुआहदे को पूरा करूं, जिसके तहत मैं हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूं और इसीलिए मैं ज़ाती तासुब की बिना पर ना किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूं, ना ही ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पर गैर ज़रूरी फ़ायदा दे सकती हूं, फिर चाहे भाभी का भाई हो या सलीम दर्जी का बेटा। जो भी मेरे पास मसला लेकर आएगा मुझे उसे हल करना होगा। बहुत नरमी और रिसान से इसने कहा, मगर आम हालात में शुगुफ्ता रहने वाली फरहाना नुसरत के जिक्र पर खफा सी होकर बर्तन उठाने लगी। हाँ, मैं तो कहकर फंस जाती हूँ। फंस तो आप अच्छा खाना बनाकर भी जाती हैं, क्योंकि हम टीचर शायद अगले माह 1 डिश रखें तो इसमें मुझे भी ऐसे ही करेले गोश्त बना कर दीजिएगा, क्योंकि माओ के हाथ के करेले कभी कड़वे नहीं होते। हाँ, तो बुरा खाना बनाया है मैंने कभी? अब के नाराज़गी मसनूई थी। उनके जाते ही यूसुफ साहब फौरन दुमर की तरफ मुड़े। फारस का हर तरह से ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो इसकी मदद ज़रूर करना। जैसा कि मैंने अभी कहा, बिला ज़रूरत कोई फ़ायदा दूंगी, ना ही बेवजह कोई नुकसान। वो कंधे उचका कर टूथपिक निकाल रही थी। वैसे आपका जिक्र कर रहा था वो, सरसरी से कहा। बड़ा अब्बा चौंके, किचन को देखा और फिर इसको। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में एक दूसरे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना भी होती है। आप ये कहने के लिए तहमीद बांध रहे हैं कि आपने कभी उसकी कोई मदद नहीं की? तुमसे किसने कहा? जब आखिरी दफ़ा मैंने चेक किया था तो मेरे ऊपर वही तो उतरी नहीं थी। वो बहुत इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। फिर क्या मदद की थी आपने उनकी? तुम तिल मिलाकर फिर से किचन को देखा। तुम मेरे घर का माहौल ख़राब करने पर तुली हो। अगर आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं यही सवाल थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ दोहरा दूंगी। अब वो हथेली पे चेहरा टिकाए मुस्कुराकर उनको देख रही थी। इतना भी नहीं किया कुछ ख़ास जितना वो याद रखता है। वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका था। माँ ने थोड़ा बहुत पैसा छोड़ा था। इससे छोटी उम्र में कारोबार करने की कोशिश की तो सब डूब गया। ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया। इसके मामू काफ़ी अमीर आदमी हैं, मगर इनसे मांगते इसकी नाक आड़े आती थी। इसलिए मैंने उसकी मदद की थी कर्जा उतारने में, और फिर एजेंसी में नौकरी के लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश की। हालांकि वो मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, मगर इसको भी मेरे खाते में डाल देता है। अब तो सारा कर्जा लौटा भी चुका है, फिर भी भूलता नहीं है। तो अच्छी बात है ना, जिंदगी बन गई उसकी, इसीलिए तो याद रखता है। वो कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए अब फिर से पानी पी रही थी। बड़े अब्बा नैपकिन हटाकर उठे और कोने में लगे सिंक के ऊपर खड़े हाथ धोने लगे। जमर घूंट घूंट पानी पीती मुस्कुराकर अपने अब्बा को देखती रही, जो वाकई अभी बूढ़ों और माजूरों की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। दरवाज़ा जोर जोर से बजा। 1 2 3 सादी आ रहा हूँ कहते राहदारी पार की। दोबारा दस्तक हुई, बैल भी बजी। ओहो, दरवाज़ा खोला। सामने फारस खड़ा था। यार मामू, मैं खोल ही रहा था, आप गड़बड़ा कर वो चुप हुआ। फारस ने आंख से इशारा किया और पीछे मुड़कर कहा,
آئیے ماموں، سعدی کے لب کھلے، مطلب ماموں کے ماموں۔ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی اور وہ ان کے سر پر جا پہنچا۔ امی، ماموں کے ماموں آئے ہیں مطلب اوفو کیا؟ پہلے تو امی کی سمجھ نہیں آیا، جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ان کو لا رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے، کافی باروک مگر ہینڈسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا۔ تنے ابرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے، امی اپنی ابتدائی بوکھلاہٹ پر قابو پاتی کہتی ہوئی صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کہ لاؤنج صاف تھا، پھر بھی نظر گھما کر دیکھا۔ جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سا شانے اچکا کر سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا سعدی ہے، امی سامنے کھڑی تعارف کرانے لگی۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی حنین مسلسل کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، ہنا سلام کرو، تو وہ ذرا سا مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردان نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہی ہے والا انداز تھا ان کا۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما تھا جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا۔ کال سننے رک گیا تھا۔ سعدی راہداری میں آیا تو ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا وہ۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی، پن، کف لنکس، جوتے، ہر شے اپنی قیمت آپ بتاتے تھے، اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کاردار، میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا تھا۔ سعدی جلدی سے اس تک آیا۔ جی وہ اندر ہیں، میں سعدی یوسف ہوں، اس نے بھی مسکرا کر بتایا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا۔ سعدی کو محسوس ہوا وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا۔ ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے، ولیمے کا کارڈ مل گیا آپ کو؟ اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھی، سر ہلانے لگی۔ جی ہم ضرور آئیں گے، حالانکہ اس سے پہلے ان کا آنے کا ارادہ نہ تھا۔ ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا، ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاسا دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا، تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کر دیں۔ باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار، نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا، وہ سب ہاشم سنبھال لے گا۔ ہاشم نے اسبات میں سر کو خم دیا۔ اب اورنگزیب کاردار کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے، ورنہ مزاج کے تو وہ اسی طرح سخت اور غصہ ور مشہور تھے، ندرت نے سوچا۔ خاموشی کا وقفہ ذرا بڑھا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پر کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈز میں کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا سے جھیم کر ہنسا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے وہ سب سنبھال سکتا ہے۔ مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا، تو آپ کے بچوں میں سے ایسا کون ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا۔ کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے بھی ایک کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی۔ ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، تبھی تعجب سے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائے تو کمپیوٹر چیئر گھومی، ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے ہوئی اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، وہ میں ہوں،
हुनैन जुल्फ़िकार यूसुफ खान उर्फ हन्ना उर्फ कट्टो बेगम, उसने दिल में सोचा। सादी इतना आहिस्ता बुड़बुड़ाया कि अपने सिवा किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी। गुड। हाशिम ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो बेनियादी से वापस घूम गई। हुनैन तो इंजीनियर बन ही जाएगी, ये सारा खाला की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। क्या फारस की कोई और बहन भी है? औरंगजेब कारदार ने चौंक कर फारस को देखा। वो मोबाइल से नजरें हटाए बगैर हाथ मुसलसल चलाते हुए बोला, नहीं, वो वारिस की बीवी है। असल में सारा मेरी फर्स्ट कज़न भी है, तो बच्चे बचपन से खाला बोलते हैं। बाद में इसकी शादी मेरे भाई से हो गई तो इसकी मुमानी बन गई। नुसरत ने तफसील बताई, मगर सादी को इस नामुकम्मल तारुफ पे बेचैनी हुई। वो यूके गई हुई हैं पीएचडी करने और प्रोसेस डिज़ाइनिंग में पीएचडी करने वाली पहली खातून हैं। हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। औरंगजेब फिर से घड़ी को देखने लगे। सादी को लगा कोई मुतासिर नहीं हुआ। उसने हाशिम से पूछा, आपने कहाँ से पढ़ा है? स्टैनफोर्ड से। मैं लॉयर हूँ। सादी के लब ओह में सुकड़े। तो आप वकील हैं? मेरी फूफो भी वकील हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? वो इसी नरम मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। यहीं पाकिस्तान से। सादी के लहजे में फख्र था। नुसरत चाय के लिए उठी तो औरंगजेब मना करने लगे। उनको जाने की उजलत थी। उनका वक्त बेहद कीमती था, मगर नुसरत बसित इसरार चली ही गई। तुम मेरे साथ रऊफ की तरफ आओगे? उन्होंने हाशिम को मुखातिब किया। जी, मगर मैं वहाँ से जल्दी उठ जाऊँगा। शेरी ने कोई नई मूवी ली थी, हमारा साथ देखने का प्रोग्राम था। औरंगजेब साहब ने हूँ में सर को खम दिया। एक दफ़ा फिर घड़ी देखी। इससे पहले कि वो फारस से कहते कि अपनी बहन को फजूल की खातिरदारी से मना करो, कंप्यूटर चेयर के पहिए घूमे। हुनैन सामने हुई। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? हाशिम ने बेख्तियार उसे देखा। एक नई अमरीकी मूवी आई है। आप नाम बताएं, मैंने देख रखी होगी। ये मुतज़ब्बब हुआ। अभी कुछ अरसा पहले ही रिलीज़ हुई है। बॉर्न अल्टीमेटम। ओह, बॉर्न सीरीज़। हुनैन ने मुंह बनाया। इसका पहला पार्ट अच्छा था, मगर ये वाला पार्ट काफ़ी ड्रैग कर गया है। बुरन आई एंटेलिटी वाली बात नहीं है इसमें। हाशिम ने मुस्कुराते हुए तीखी नज़रों से उसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है तुम बॉर्न सीरीज़ के नावल की बात नहीं कर रही? आप ये कहना चाह रहे हैं मैं नावल पढ़कर जाहिर कर रही हूँ कि मैंने मूवी भी देख रखी है? शायद आपको मालूम नहीं है कि ये सीरीज़ इन नावल्स पे सिर्फ लूजली बेस्ड है। जब आप ये पार्ट देखेंगे और अक्सर जगहों पे कैमरा बुरी तरह हिलता हुआ महसूस हो और होने लगेगा जैसे कैमरामैन को राशा लाहक है, तो जान लीजिएगा पहले ये फिल्म देखने वाली हुनैन यूसुफ सच कह रही है। मैं इस फिल्म को मज़ीद डिस्कस करती, लेकिन मुझे इस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं हैं। सो बात ख़त्म। हाशिम ने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर औरंगजेब कारदार आंखें सुकेड़ कर उसको देखने लगे थे। तो तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद हैं? वो अभी भी पुरतकल्लुफ़ और सर्द आवाज़ में पूछ रहे थे, मगर तवज्जो पूरी उसकी तरफ थी। सादी ने गहरा सांस लेकर सर झटका, जैसे कट्टों को सुनने की ताब उसमें नहीं थी। हुनैन ने लापरवाही से शाने उचकाए। फिल्म का अच्छा होने के लिए किसी ख़ास तरह का होना ज़रूरी नहीं होता। प्लाट और किरदारों को अच्छा होना चाहिए, और किसी भी कहानी के अच्छा होने का मतलब हकीकत से करीब होना नहीं, कन्विंसिंग होना है। मुझे ऐसी अमेरिकन फिल्में नहीं पसंद जिनमें हीरो मार खा खा कर भी मरता नहीं, और कोई डाई हार्ड मुझे बहुत पसंद है। मुझे हॉरर फिल्में भी सख्त नापसंद है, मगर द रिंग बहुत अच्छी है। जादुई फैंटेसी तो मुझे जहर लगती हैं, मगर हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की क्या बात है। साइंस भी बहुत बोर करती है मुझे, मगर आई रोबोट में बार बार देखती हूँ। साइको थ्रिल से तो मुझे चिढ़ है, मगर साइंस ऑफ द लैम्ब मेरी फेवरेट है। पीरियड फिल्मों में मुझे बाज़ औक़ात बहुत मसनूई हो जाती हैं, मगर ग्लैडिएटर, पीटरियाट और ब्रेव हार्ट में मेरी जान है। वो तब खामोश हुई जब चाय आई। औरंगजेब साहब ने कप पकड़ा भी और घूंट भी भरा। अभी देखा वो उसी को देख रहे थे। तो फिर तुम्हें आखिर पसंद किस तरह की अंग्रेज़ी फिल्में हैं? किसने कहा मुझे अंग्रेज़ी फिल्में पसंद हैं? हॉलीवुड की हर फिल्म अब एक जैसी लगने लगी है। मैं तो ईरानी, कोरियन, चाइनीज़, ताइवानी और स्पानवी फिल्में देखती हूँ ज़्यादा शौक़ से। और हस्पानवी भी। वो जो स्पेन की नहीं बल्कि कोलंबिया की हिस्पानी ज़बान में बनी फिल्में हैं।
ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہے۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں پتہ ہے کتنے؟ حنین، اگر تم ابھی جا کر ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں مایونیز والی سوس بھی، اور واپس مڑ گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور فارس دروازے تک چھوڑنے انہیں باہر آئے۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تو میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی، تم وہاں بیٹھ کر کچھ بھی پڑھ سکو گے۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے ازراہ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا۔ آخر خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کارداز کے گھر جائے گا۔ اسے غلط لگتا تھا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی۔ جی میں زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل، میں نے طلبہ کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ ایک گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں وہ کہہ رہی تھی، آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ جی جی ہوں۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی۔ چہرے پر تناؤ بڑھ گیا۔ 1 2 3 4 5، کیا یہی تمام نام ہیں؟ آر یو شیئر؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بجھتی گئی۔ اوکے، مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ اس فہرست میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے؟ ایک آخری امید جس پہ سب کی دنیا قائم ہے۔ مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اسے اپنی آواز مدھم سے سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھے دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں، اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پہ بیٹھی تھی۔ گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی ہو چکی تھی۔ زمر بڑے صوفے پر بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپ تھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ پیپسی پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا، ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگ جائیں۔ اوہ! سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا پڑا۔ وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ کر آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی۔ بعض دفعہ لوگ میرٹ پر اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کاندھے کو تھپ تھپایا۔ وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا، مگر بددل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ وہ ذرا سا جھجکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کے ذرا زیادہ سیدھی ہوئی۔ سوری، میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ وہ جو چیزیں کہیں تھی آپا سے وہی لینے آیا تھا۔ وہ بالکل بھی نادم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں، آئیں، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے۔ سعدی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں بھی بس نکلنے ہی والی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی؟ صبح آپا نے کہا تھا زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے۔ میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے؟ اس نے سوچا۔
फिर सर झटका। उसे क्या, वो तो अपनी चीज़ें उठाने आया था। हाँ ठीक है, उसे कल सुबह लेनी थी वो चीज़ें, लेकिन अगर जल्दी आ गया तो क्या हुआ? या आई एम फाइन। उसने कंधे उचकाए, फिर किचन की तरफ रुख करके आवाज़ दी, आपा मेरा बैग तो दे दे, मैं जाऊँ। ओह तुम अभी आ गए, मैं समझी कल आओगे। नुसरत हाथ साफ करती हैरत से इधर आई। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ। दुमन ने अपनी चीज़ें समेट ली थी, सिर्फ कार की चाबियाँ हाथ में पकड़ रखी थी। अब उसे उठना था, मगर हुनैन सामने बैठी बहुत ही दिल जमई से पिंजर से बोटी अलग करती खा रही थी। दुमन ने उसे देखा तो वो इधर ही देख रही थी, घर का सबसे पुरएतमाद बच्चा। फुप्पो के देखने पर शर्मा जाता था। मुस्कुराकर खाने लगी। जुमर भी मुस्कुरा दी और फारस को देखा जो अभी तक खड़ा था। सादी ने सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया, बैठ जाएं, ये काटता नहीं है। मगर वो नज़रअंदाज करके आपा की तरफ बढ़ गया जो अंदर से उसका बैग ला रही थी। क्या बस यही भिजवाया है सलीम अंकल ने? उसने बैग को हाथों में लेकर टटोला, जैसे वजन चेक किया। हाँ, एक दफ़ा देख कर तसल्ली कर लो, सब कुछ पूरा है। वो बैठ गया, बैग की जिप खोली। जुमर भी बेख्तियार देखने लगी। बाकी सबको शायद पता था कि अंदर क्या है। फारस ने हाथ डालकर बंदूक निकाली, लंबी नाल वाली एंटीक गन। उलट पुलट कर देखा, फिर अंदर मौजूद गोलियां चेक की।